हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने स्क्वायर पैनल, नो ड्रॉप, नो कॉलम हेड का जो केस था उसका आपने डिज़ाइनिंग सीख लिया था। अभी आप लोगों को रेक्टेंगुलर पैनल, नो ड्रॉप, नो कॉलम हेड का एक एग्जांपल सीखना है। स्क्वायर पैनल और रेक्टेंगुलर पैनल की डिज़ाइनिंग में सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। जैसे फुटिंग के केस में भी था, रूल रेगुलेशंस चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। डायरेक्शन का ध्यान इन द सेंस किस समय कौन सा क्रॉस सेक्शन यूज़ करना है, किस मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है। जहाँ पर L1 L2 यूज़ है तो L1 क्या है, L2 क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और जो रूल्स रेगुलेशन है जो पहले डिज़ाइनिंग के थे वही अभी भी रहेंगे, बट डायरेक्शन अलग होगा। कुछ डिफरेंसेस जो होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मोस्टली टाइम पे जब हम लोग बात करते हैं L1 और L2, तो L1 क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करेंटली हम लोग काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन को हम लोग L1 से इंडिकेट करते हैं हमेशा, और उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसे हम लोग L2 से इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि जब हम लोग डेप्थ निकालते हैं, इफ़ेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते हैं या टोटल डेप्थ कैलकुलेट करते हैं स्लैब की, तब हमें L1 और L2 में से जो ज़्यादा है उसका यूज़ किया जाता है। उसमें हम लोग ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमें किस डायरेक्शन के लिए काम करना है। रीज़न यही है कि L1 बाई डी रेशियो और L2 बाई डी रेशियो दोनों में से जो आपका डेप्थ ज़्यादा आएगा वो डेप्थ ज़्यादा हमें किससे मिलेगा, ज़्यादा L1 L2 में से मिलेगा। तो सीधी बात है, हमें ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए हमें जब हम लोग डेप्थ कैलकुलेशन करते हैं तो हमें L1 और L2 में से ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग कैलकुलेट लेते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी लोड का कैलकुलेशन में मेनली अगर देखें तो लोड के कैलकुलेशन में भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जैसे मोमेंट कैलकुलेट करते थे वहाँ हम लोग जो Ln लेते हैं Ln लेते हैं, और स्मॉल w के कैलकुलेशन जब हम लोग कैपिटल W कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई L2 Ln। तो L2 क्या होता है, जिस डायरेक्शन के लिए मूवमेंट निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके अलावा मूवमेंट भी हमारा जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग मूवमेंट निकालते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप्स जब हम लोग कट करते हैं, कॉलम स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप, तो कॉलम स्ट्रिप जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, थिकनेस ऑफ कॉलम स्ट्रिप कैलकुलेट करते हैं, तब उसमें हम लोग L1/4 या L2/4 दोनों में से जो मिनिमम है वो ले लेते हैं, और बचा हुआ जितना पार्ट होता है उसे हम लोग मिडिल स्ट्रिप इंडिकेट करते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में अलग अलग मिडिल स्ट्रिप आ जाता है। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो मोमेंट है वो भी दोनों डायरेक्शन के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा किस मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट कहाँ पर देनी है, किस डायरेक्शन में देनी है, उस समय कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाएगा, सिर्फ ये चीज़ें हमें ध्यान से देखनी है। सिर्फ डायरेक्शन ही डिफरेंस होता है, वो हमें देख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं उसका देखिए, डिज़ाइन एन इंटीरियर पैनल। अभी भी हम लोग इंटीरियर पैनल ही डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। डिज़ाइन एन इंटीरियर पैनल ऑफ अ फ्लैट स्लैब ऑफ पैनल साइज 4.5 मीटर multiplied by 6 meter without providing drop and column head. रेक्टेंगुलर पैनल है, as you can see रेक्टेंगुलर पैनल लिया गया है इसके लिए, विदाउट ड्रॉप एंड विदाउट कॉलम हेड का केस है। साइज ऑफ कॉलम देखिए, यहाँ पर जो साइज ऑफ कॉलम है वो भी अब स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि किस डायरेक्शन में कॉलम का कौन सा विथ आ रहा है वो हमें देखना होगा। दूसरा है लाइव लोड 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, फ्लोर फिनिश भी 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, हाइट ऑफ कॉलम 4 मीटर गिवन है, और हमें जो मटेरियल यूज़ करना है वो है M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। फर्स्ट जो स्टेप होता है पहले की तरह ही है, फर्स्ट जो स्टेप हमें लेना है वो है कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ स्लैब। स्लैब का डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है। स्लैब के डेप्थ के कैलकुलेशन के रूल मैं आप लोगों को फिर से ध्यान दिला देती हूँ।
L/D रेशियो चेक किया जाता है। L/D रेशियो तो इसमें जो L यूज़ होना होता है वो L1 और L2 में से जो ज़्यादा होता है वो L यहाँ पर यूज़ किया जाता है। D जो है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ होता है, और ये जो L/D रेशियो होता है वो हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती कितनी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है। इसके अलावा उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि हम लोग ड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर ड्रॉप प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं तो 0.9 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और अगर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज़ किया जाता है वो एक ग्राफ से डिसाइड किया जाता है। वो ग्राफ जो है वो पेज नंबर 38 में बना हुआ है। इससे पहले भी इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुका है वैसे तो FS कौन सा कर्व लेना है ये बात डिसाइड होता है। FS अलग अलग FS के लिए अलग अलग कर्व बनाए गए हैं। FS का जो फॉर्मूला होता है वो है 0.58 FI मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। चूँकि अभी हमें स्टील वगैरह हमने अभी नहीं डिसाइड किया है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जितना एरिया कैलकुलेट करने पर आएगा हम उतना एरिया प्रोवाइड कर देंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। चूँकि अभी हम लोग जो स्टील यूज़ कर रहे हैं वो Fe415 यूज़ कर रहे हैं, मतलब FI की वैल्यू हो जाएगी 415, तो FS की वैल्यू हो जाएगी 0.58 मल्टीप्लाइड बाई 415 यानी 240.7 न्यूटन पर mm²। जब आप ग्राफ देखेंगे जो कि पेज नंबर 38 पर बना हुआ है, तो उस ग्राफ में FS इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm² के लिए ग्राफ बना हुआ है। दूसरी चीज़ जो हमें देनी होती है वो ग्राफ का x और y डायरेक्शन होता है। x डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बेसिस पर काम किया गया है। तो अभी तक हमने स्टील चूँकि प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए हम लोग मिनिमम स्टील देख लेते हैं कि मिनिमम स्टील हम कितना देने वाले हैं। यहाँ पर भी दो क्राइटेरिया हैं। अगर हम 0.12% स्टील लेकर अभी देखते हैं तो फिर हमें जब लास्ट में हम लोग एरिया ऑफ स्टील के लिए चेक करेंगे तब हमें यही 0.12% ऑफ स्टील लेना होगा। इसके अलावा अगर हम अभी 0.2% ऑफ स्टील ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, डेप्थ की कैलकुलेशन के लिए, तो हमें बाद में जो स्टील देना होगा वो 0.12% को मिनिमम 0.2% को मिनिमम मानते हुए देना होगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो 0.12 और FS इक्वल टू 240 के करस्पॉन्डिंग जो मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा वो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा आ रहा है 1.7। ठीक, इसके अलावा जो तीसरा टर्म होता है वो होता है L/D रेशियो। L/D रेशियो जो है वो चूँकि हमारी कंटिन्यूस का केस हो जाता है इसलिए 26 होता है। अब इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यानी L/D रेशियो जो हमारे पास आया वो 26। ड्रॉप्स नहीं प्रोवाइड किए इसलिए 0.9 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये एक मॉडिफिकेशन फैक्टर परसेंटेज ऑफ स्टील बेसिस पे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आया 39.78। चूँकि L के कैलकुलेशन में हम लोग हायर लेंथ लेंगे तो यहाँ पर 6000 एंड 4500 mm है डिस्टेंस, तो 6000 लिया गया है, और D की वैल्यू जो कैलकुलेट करने पर आई है वो 150.829 mm आई है। अब मिनिमम डेप्थ क्राइटेरिया से अगर आप देखें तो 125 mm से ज़्यादा ही आनी चाहिए हमारी डेप्थ, जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में इतना बात तो क्लियर है कि अब चूँकि 150.8 आया है तो मतलब 151 mm से ज़्यादा हम कोई भी डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नियरली ज़ीरो लेते हुए हमने इसको 160 mm ले लिया है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डेप्थ थ्रू आउट द आपका क्वेश्चन में चलेगा। इस डेप्थ को आपको मोमेंट क्राइटेरिया और टू वे शियर क्राइटेरिया दोनों से आपको चेक करना होगा, और अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इसे फिर से आके हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए, टोटल डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इससे पहले भी स्क्वायर फुटिंग में भी और स्क्वायर पैनल में भी ये बात हमने बताई थी कि चूँकि रेनफोर्समेंट अब दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाएगी और वो दोनों ही उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए
मेन रेनफोर्समेंट होता है तो हमें दोनों डायरेक्शंस लेने होंगे। अब सपोज स्मॉल डी जो आया है वो इफेक्टिव डेप्थ आया है, एक लेयर रेनफोर्समेंट का सेंटर से ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर है सरफेस की, वहाँ तक का इफेक्टिव डेप्थ है। इस चीज़ को हम डायग्राम से देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये पैनल है, ये पैनल है और जो हमें रेनफोर्समेंट दिख रही है वो यहाँ तक है। ऐसे रेनफोर्समेंट जो है वो इसके सेंटर से यहाँ तक, ये जो डी है ये कैलकुलेट हो गया है। अब जो दूसरा रेनफोर्समेंट आएगा वो कुछ यहाँ पे ऐसे नीचे डाला जाएगा। जब ऐसे नीचे डाला जाएगा तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच भी कुछ डिस्टेंस होगा, और इसके जो रेड वाला है उसके सेंटर से जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसका सेंट्रल जो होता है उसे हम लोग इफेक्टिव कवर बोलते हैं। इफेक्टिव कवर हम लोग जो अभी ले रहे हैं वो 25 या 30 ले सकते हैं, तो हमने 30 लिया है अभी के केस के लिए। तो अब देखिए, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये हमें ऐड करना पड़ेगा टोटल डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये होगा क्या, ऊपर वाली लेयर का डाया डिवाइड बाई 2, नीचे वाली लेयर का डाया डिवाइड बाई 2, मतलब टोटल एक डाया ऑफ बार हमें ऐड करना होगा टोटल डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए। ये डाया ऑफ बार कितना भी आप ले सकते हैं, 8 mm, 10 mm, 12 mm, और अगर स्पेसिंग क्राइटेरिया नहीं है तो आप 16 mm तक जा सकते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम 20 mm मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो इस तरह जो टोटल डेप्थ आया है वो आपका आया है 210 mm। ये आपका डेप्थ क्राइटेरिया है। स्क्वायर पैनल से ये सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि एल के कैलकुलेशन के लिए L1 और L2 में से हायर वैल्यू यूज़ की जाएगी, बाकी ये बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह ही है। सेकेंड स्टेप जो आता है वो हमारा है लोडिंग कैलकुलेशन। लोडिंग कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले कौन कौन से लोड आ रहे हैं उस लोड को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमें लेना होता है। इसका रीज़न ये भी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि देखिए अभी आपको दोनों डायरेक्शन में काम करना है, तो अगर आप इसको किलो न्यूटन पर मीटर यानी यूडीएल के केस के लिए लेकर सॉल्व करने लगेंगे अभी से, तो आप हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग कैपिटल W कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अच्छा होगा कि अभी आप स्ट्रेस के टर्म में से लेके चलें, बाद में आप इसे मल्टीप्लाई करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इसको उसके करेस्पॉन्डिंग यूडीएल में और उसके बाद उसके करेस्पॉन्डिंग मूवमेंट में चेंज कर देंगे। ठीक, तो सेल्फ लोड ऑफ फ्लैट स्लैब, सेल्फ लोड कैलकुलेशन के लिए आपको इससे पहले भी कुछ डाउट्स आए थे स्टूडेंट्स के माइंड में। अब देखिए इस चीज़ को कैसे है। मान लीजिए ये आपका पैनल है, ये आपका पैनल है, ये डिस्टेंस आपकी है स्मॉल a, ये डिस्टेंस है स्मॉल c, और ये आपकी टोटल डेप्थ है। टोटल डेप्थ मतलब ये है कैपिटल D। इसका मान लीजिए यूनिट वेट आपको पता है जो कि है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन अभी आपको जो लोडिंग आपको देनी है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देनी है। मतलब अगर आपको इसका वेट निकालना है तो जो आपको यूनिट वेट पता है उसमें इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल जो वेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई A, C और कैपिटल D। इसके बाद मैंने ये भी बात बोला कि हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एरिया में इसे डिस्ट्रीब्यूट मानते हुए प्रेशर जो है उसे लेते हैं। तो फिर यानी ये पूरा एरिया इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो एरिया डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा C मल्टीप्लाइड बाई A, यानी AC और AC कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर आपको सीधे प्रेशर के टर्म्स में सेल्फ वेट ऑफ फ्लैट स्लैब लेना है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल D। वही चीज़ यहाँ पर किया गया है क्योंकि हमें प्रेशर के टर्म में सेल्फ वेट चाहिए। तो सेल्फ वेट यानी टोटल जो अभी जो डेप्थ है वो कितनी है 210 mm, तो इसको हमने मीटर में चेंज किया 0.21 मल्टीप्लाइड बाई 25, इसका यूनिट वेट है, तो वैल्यू आ गई 5.25। लाइव लोड ऑलरेडी गिवन है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं गिवन होता है तो इसे हम लोग अपनी ओर से कंसीडर करते हैं। टोटल लोड जो आया है वो आया आपका, तीनों को प्लस कर दीजिए, 10.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसे हम लोग फैक्टर्ड में चेंज कर देते हैं। जब हम लोग फैक्टर्ड में चेंज करेंगे तो इसमें हमें 1.5 का मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल जो हमारा लोड आ गया वो कितना आया, 15.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो अभी जो डेप्थ आई है उस डेप्थ को टू वे शेयर के लिए चेक करें। तो टू वे शेयर के लिए अगर हमें चेक करना है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है। क्रिटिकल सेक्शन जो होता है टू वे शेयर के लिए वो होता है d/2 डिस्टेंस पर, कॉलम की पेरीफेरी से d/2 डिस्टेंस पर क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन होगा कितना, डिस्टेंस कितनी होगी क्रिटिकल सेक्शन की वो हम देख लेते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन की जो डिस्टेंस होगी पेरीफेरी जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, ये 400 प्लस 160/2, 160/2 यानी ये पूरा हुआ एक विथ जो कि हुआ ये। दूसरा देखिए 300 प्लस 160/2 प्लस 160/2 यानी ये पूरी डिस्टेंस, यानी ये हुआ ये। दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें क्रिटिकल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल पेरीमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा और वो कितना होगा 2040 mm करंट केस के लिए। तो अभी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अवेलेबल है उसको हम लोगों को देखना होता है। तो कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल है, तो ज़रा इसको देखिए। टोटल जो एरिया है वो कुछ ऐसा आ जाएगा पैनल का। इधर की साइड जो हायर डिस्टेंस कॉलम की है उसी साइड में हम लोग हायर डिस्टेंस ऑफ फ्लैट स्लैब भी लेते हैं। तो इधर साइड 6000 mm, इधर साइड 4500 mm, ठीक। तो इस पूरे एरिया में से अगर हमें एरिया चाहिए, ये वाला एरिया अगर हमें चाहिए तो जितना राउंडेड, जितना कलर नहीं है उस पोर्शन को अगर हम लोग माइनस कर दें तो जितना हमने कलर किया हुआ है वो एरिया हमें मिल जाएगा। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं और वो होगा कितना, 400 प्लस 160/2 प्लस 160/2 एक साइड, दूसरी साइड 300 प्लस 160/2 प्लस 160/2 दूसरी साइड। बीच का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल गया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया में से उसको माइनस कर दिया हमने, आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल जो कि अभी हमने कलर किया हुआ था वो एरिया हमें मिल गया। अब अगर जो टोटल शेयर फोर्स आने वाला है अगर हमें उसको निकालना है तो जो शेयर जो अभी जो टोटल लोडिंग आया था किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आया कितना था 15.375 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हमने चेंज किया न्यूटन पर mm स्क्वायर में और करेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें VU की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसे टाउ V की वैल्यू चाहिए तो टाउ V इक्वल टू होता है VU/BD। VU आपने कैलकुलेट कर दिया है, B अब वही है जो पेरीफेरी है जो अभी कैलकुलेट हुआ था, D यानी इफेक्टिव डेप्थ 160, वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ गई 1.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें टाउ C कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सेफ रहना है, कुछ भी नहीं इसमें प्रोवाइड करना है तो हमें क्या मिलना चाहिए था कि जो टाउ V का जो वैल्यू है वो टाउ C से कम होना चाहिए था। अगर टाउ V का जो वैल्यू है वो टाउ C से ज़्यादा हो जाता है बट 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ C से कम होता है तो हमें शेयर इन्फोर्समेंट देनी होती है। और अगर टाउ V का वैल्यू 1.5 टाउ C से भी ज़्यादा आता है तो हमें अपना जो स्लैब है उसको रीडिज़ाइन करना पड़ता है, उसकी डेप्थ हमें फिर से कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक। तो अब हमें टाउ C कैलकुलेट करना है। पेज नंबर 59 में ये सारी रूल्स रेगुलेशंस गिवन है कोड के, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बीटा C की वैल्यू। बीटा C की वैल्यू का फॉर्मूला होता है शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम डिवाइड बाई लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम। इसमें जो कॉलम है वो भी अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है वो भी रेक्टेंगुलर है। तो शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम है 300 mm और लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम जो है वो है 400 mm। जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.75 और KS इक्वल टू होता है 0.5 प्लस बीटा C, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़रा आप देखें अगर तो दोनों को प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी KS की वो 1.25 आएगी, यानी KS की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं लेनी है, मतलब हम 1 ही लेंगे।
देन इसके बाद हमें टाउ सी कैलकुलेट करना है। टाउ सी का जो फॉर्मूला होता है 0.25 रूट एफ सी के। यहाँ पर M20 कंक्रीट यूज़ किया गया है, मतलब एफ सी की वैल्यू हो गई 20। टाउ सी का वैल्यू कैलकुलेट करने पर आया 1.118। के से मल्टीप्लाई कर दिया, टाउ सी डैश का वैल्यू मिल गया 1.118। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर टाउ बी जो आया है वो आया है 1.26 और हमारे पास जो टाउ सी आया है वो आया है 1.118। अगर आप 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी डैश करें तो जो वैल्यू आती है वो 1.26 से ज़्यादा आती है। मीन्स जो टाउ बी का वैल्यू है वो टाउ सी डैश और 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी के बीच में है। तो सीधी बात है कि हमें अब इसमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है। तो यानी लास्ट में जब हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे तब हम लोग इसमें शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो इसमें हमने डायरेक्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ के एस की वैल्यू बीटा सी की वैल्यू कैलकुलेट करने में हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है। इसके अलावा ये जो पूरा स्टेप था, स्टेप जो 3 था, इसके अलावा स्टेप जो 2 था, इसमें कहीं भी हमें डायरेक्शन का कोई चीज़ जो है वो यूज़ करने में नहीं था। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टिफनेस एंड अल्फा सी, या फिर करेक्शन फॉर पैटर्न लोडिंग। पैटर्न लोडिंग के लिए करेक्शन देना है और कैलकुलेशन ऑफ स्टिफनेस एंड अल्फा सी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।